एग्रीकल्चर। आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो इजी और मार्क्स स्कोरिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज जर्म प्लाज्म, followed by gene pool concept, centers of origin, germ plasm conservation, and last but not the least, important facts related to the above topics. जर्म प्लाज्म में सारे हेरिडेटरी मटेरियल्स, ऑल एलील्स, ऑल जीन्स, वाइल्ड फॉर्म्स, वाइल्ड रिलेटिव्स सब आते हैं। एग्जाम्पल, if we take rice, then all the rice land races, accessions, wild relatives, जो भी राइस क्रॉप से रिलेटेड प्लांट्स हैं सब आएंगे। नाउ एक्सेशंस, कोई भी न्यू जर्म प्लाज्म जो किसी एरिया में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे एंट्री नंबर दी जाती है और उस इंट्रोड्यूस जर्म प्लाज्म को एक्सेशन कहते हैं। इसकी फेनोटाइपिंग दैट इज एक्सटर्नल फीचर्स एंड जेनोटाइपिंग दैट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट या तो ऑलरेडी जानी हुई रहती है या कराई जाती है। जेनोटाइप, किसी भी सिंगल इंडिविजुअल क्रॉप प्लांट के सारे एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स को जेनोटाइप कहते हैं। इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट नोन रहती है। जर्म प्लाज्म और जेनेटिक रिसोर्सेज डिपेंडिंग ऑन डोमेस्टिकेशन स्टेट दो टाइप में डिवाइडेड है, दैट इज कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्म एंड वाइल्ड जर्म प्लाज्म। कल्टिवेटेड जर्म प्लाज्म को कल्टिवेट किया जाता है, whereas वाइल्ड जर्म प्लाज्म को कल्टीवेशन में नहीं लाया जाता। जैसे कि राइस में टोटल 24 स्पीसीज हैं, out of which 22 are wild species and only 2 are cultivated ones, that is Oryza sativa and Oryza glabridema. Depending on origin place, germ plasm can be indigenous or exotic. Indigenous जो अपनी कंट्री से हो और exotic जो बाहर की कंट्री से लाया गया हो। गुजरात 67 ये कॉटन का इंडिजिनस जर्म प्लाज्म है और अमेरिकन नेक्टरिलिस ये एक एक्सोटिक जर्म प्लाज्म है। तो these two were crossed to develop the first cotton hybrid H4 in 1970, which is an intraspecific hybrid of the species Gossypium hirsutum. Now let's go through the materials in germ plasm. The first one is land races. तो land races are primitive cultivars, मतलब कि यह पुराने ज़माने से ग्रो किए जा रहे हैं। इनको डेवलप करने के लिए कोई ब्रीडिंग मेथड नहीं एम्प्लॉय किया गया था। फार्मर्स अपने सेट प्रैक्टिसेस से ही इनको ग्रो करते रहे और इसी तरह लैंड रेसेस का डेवलप। लैंड रेसेस में अबंडेंट जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रेजेंट रहती है। यह हेट्रोजेनस होता है, मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल एक दूसरे से सिमिलर नहीं होता। इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट इन अ पॉपुलेशन। यह लोकली अडेप्टेड रहते हैं, जैसे कि लोकल सॉइल से अडेप्टेड रहेंगे, लोकल क्लाइमेटिक कंडीशन से अडेप्टेड रहेंगे। नाउ द सेकेंड वन इज ऑब्सोलीट वैरायटीज़। इन वैरायटीज़ को पहले कमर्शियली ग्रो किया जाता था, लेकिन अब इनको नहीं ग्रो किया जाता। इसको डेवलप करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स इस्तेमाल किया गया था। एग्जाम्पल के लिए वीट की अर्ली वैरायटीज़ लाइक K65, K68, PH 591। यहाँ अर्ली वैरायटीज़ मतलब जो पहले आई हुई हैं। ये नहीं है कि उनका टाइम पीरियड कम है, वो शॉर्ट पीरियड में जो मैच्योर कर जाती है वो नहीं। नाउ द थर्ड वन इज़ वैरायटीज़ इन कल्टीवेशन। जो वैरायटीज़ अभी प्रेजेंट में ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज़ किए जा रही है वो इसमें आती है। ये जो वर्किंग कलेक्शन है उसका मेजर पार्ट होता है। तो वर्किंग कलेक्शन क्या है ये हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। इनको डेवलप करने के प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स एम्प्लॉय किया गया।
और ये हाईली होमोजेनस हैं। होमोजेनस है इसलिए इनमें नैरो जेनेटिक बेस है, और नैरो जेनेटिक बेस है इसलिए जेनेटिक वेरिएशन विद इन वैरायटीज़ नहीं प्रेजेंट रहती है, बट अमंग वैरायटीज़ ऑब्वियसली जेनेटिक वेरिएशन प्रेजेंट है। ब्रीडिंग लाइंस वह है जिसे किसी ब्रीडिंग पर्पस से डेवलप किया जाता है। लाइंस और वैरायटीज़ डिफरेंट होते हैं। लाइन से ही वैरायटीज़ डेवलप की जाती है। एग्जाम्पल के लिए नियरली होमोजाइगस लाइंस, म्यूटेंट लाइंस, ट्रांसजेनिक लाइंस। लाइंस जो है वो एक्टिवली यूज़ किए जाते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम में, इसलिए दे फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ वर्किंग कलेक्शन। ब्रीडिंग लाइंस का नैरो जेनेटिक बेस होता है। स्पेशल जेनेटिक स्टॉक्स। जेनेटिक एनालिसिस मतलब प्लांट के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट जानने के लिए कि कौन सा जीन क्या कंट्रोल करता है, किस जीनोमिक रीजन का क्या फंक्शन है, इन सब के लिए स्पेशल जेनेटिक स्टॉक डेवलप किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जीन म्यूटेशन लाइंस, इन लाइंस में म्यूटेशन रहता है, म्यूटेटेड लाइंस होती हैं ये। मोनोजोमिक लाइंस, इसमें एक क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं होता, आउट ऑफ अ पेयर एक क्रोमोसोम ही नहीं रहता है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। ट्राइजोमिक लाइंस, इसमें एक सिंगल क्रोमोसोम की 3 कॉपीज रहती है। वाइल्ड फॉर्म्स, स्पीसीज जिनसे प्लांट्स डायरेक्टली डिराइव्ड हैं उन्हें वाइल्ड फॉर्म कहते हैं। अब क्योंकि डायरेक्टली डिराइव्ड है इसलिए क्रॉसिंग विथ वाइल्ड फॉर्म ऑफ अ गिवन स्पीसीज इज इजी। वाइल्ड रिलेटिव्स वह हैं जिनसे क्रॉप प्लांट्स रिलेटेड हों, डायरेक्टली डिराइव्ड नहीं हों। क्योंकि डायरेक्टली इनसे प्रेजेंट डे स्पीसीज डिराइव्ड नहीं है इसलिए क्रॉसिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है विथ वाइल्ड रिलेटिव्स। बोथ वाइल्ड फॉर्म्स एंड वाइल्ड रिलेटिव्स are sources of valuable genes for abiotic and biotic resistance and also quality traits. जीन पूल 2 वर्ड से बना है, जीन प्लस पूल। पूलिंग मतलब होता है कलेक्शन या सम। सो जीन पूल is the sum of all the genes and their alleles which can hybridize. तो जीन पूल कॉन्सेप्ट में जो बेसिक चीज़ है वो है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के बेसिस पे जीन पूल को डिफरेंशिएट किया जाता है। जर्म प्लाज्म में क्रॉसिंग के बेसिस पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, बट जीन पूल इज बेस्ड ऑन क्रॉसिबिलिटी अमंग स्पीसीज। सो जीन पूल कॉन्सेप्ट was given by Harlan and Wett in 1971, and 3 types of gene pools are formed. The first one is primary gene pool, that is GP1. Second one is secondary gene pool, GP2, and the third one is tertiary gene pool, that is GP3. प्राइमरी जीन पूल, सेकेंडरी जीन पूल और टर्शरी जीन पूल के कंसेप्ट को समझने के लिए वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि प्राइमरी जीन पूल इज़ द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर स्टडीइंग, सेकेंडरी जीन पूल इज़ द यूनिवर्सिटी विच इज़ इन योर स्टेट, एंड टर्शरी जीन पूल इज़ द यूनिवर्सिटी आउटसाइड योर स्टेट। तो सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपका अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ होता है इस प्राइमरी जीन पूल, मैक्सिमम इंटरेक्शन। सेकेंडरी जीन पूल में क्या है कि आपकी जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उससे आपका थोड़ा बहुत इंटरेक्शन होता है पर उतना ज़्यादा नहीं होता। एंड देन टर्शरी जीन पूल, दैट इज़ द यूनिवर्सिटी विच इज़ आउटसाइड योर स्टेट, उसमें भी इंटरेक्शन होता है लेकिन मिनिमल, बहुत ही कम। आगे की स्लाइड्स में इसको सब्जेक्ट मैटर दैट इज़ कंटेक्स्ट के हिसाब से समझेंगे। प्राइमरी जीन पूल, GP1 के मेंबर्स, उसमें जो स्पीसीज आएंगी उनमें क्रॉसिंग करना दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन करना इजी है, इसलिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में मोस्टली GP1 के मेंबर्स ही यूज़ होते हैं। इसमें क्रॉसिंग से फर्टाइल हाइब्रिड्स बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए राइस,
दैट इज़ ओराइजा सटाइवा के टोटल 24 स्पेसीज़ हैं, आउट ऑफ विच सिर्फ 2 कल्टिवेटेड हैं, दैट इज़ ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा ग्लैबिडिमा। इसी 24 स्पेसीज़ में से 8 स्पेसीज़ GP1 दैट इज़ प्राइमरी जीन पूल में आते हैं और इसको कहते हैं ओराइजा सटाइवा कॉम्प्लेक्स। इसमें आएंगे ओराइजा सटाइवा, ओराइजा ग्लैबिडिमा, ओराइजा रूफिपोगॉन, ओराइजा बर्थी, ओराइजा निवारा, लॉन्गिस्टैमिनाटा, मेरिडिनालिस, ग्लूमेपेटिला। एंड इन सब का जो जीनोम रहेगा वो AA रहेगा। तो इनका जो जीनोम है क्वेश्चंस में ये आ सकता है कि क्या है, नालिस का जीनोम क्या है, ये आपको याद रखना है। सेकेंडरी जीन पूल, GP2 के मेंबर्स को GP1 के मेंबर्स के साथ हाइब्रिडाइज करना डिफ़िकल्ट होता है। हाइब्रिड्स पार्शियली फर्टाइल बनते हैं। इसके मेंबर्स भी अक्सर ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। इस जीन पूल में ओराइजा ऑफिसिनालिस कॉम्प्लेक्स आएगा। नोट कीजिएगा, इस सेकेंडरी जीन पूल में टोटल 6 टाइप्स ऑफ जीनोम्स हैं ओराइजा सटाइवा के, दैट इज़ BB, BBCC, CC, CCDD, EE एंड FF। ओराइजा पंक्टाटा का जो जीनोम है वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो 2 टाइप के जीनोम्स हैं इसमें, एक तो है BB एंड सेकेंड वन इज़ BBCC। BB is diploid whereas BBCC is tetraploid. Oryza officinalis, that's CC. Oryza rhizomatis, that is CC. Oryza ekingeri, CC. Oryza minuta, BBCC. Oryza latifolia, CCDD. Oryza alta, CCDD. Oryza grandiglumis, CCDD. Oryza australiensis, EE, and Oryza brachyiantha, that is FF. Tertiary gene pool, they form the extreme outer limit of the germplasm. मतलब GP1 के मेंबर्स के साथ GP3 के मेंबर्स का क्रॉस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हाइब्रिड्स या तो अजीब से बन जाएंगे, या तो लीथल रहेंगे, या स्टेराइल रहेंगे। And these are occasionally used in breeding programs. इसमें ओराइजा मेयरियाना कॉम्प्लेक्स एंड ओराइजा रिडलेई कॉम्प्लेक्स आएगा। ओराइजा ग्रैनुलाटा GG, ओराइजा मेयरियाना GG, ओराइजा लॉन्गिग्लूमस HHJJ, ओराइजा रिडलेई HHJJ, ओराइजा कॉक्टाटा HHKK, ओराइजा स्लेक्टेरी HHKK। ओराइजा का जीनोम JRF में आता है, इसलिए लर्न दीज जीनोम्स। देखिए जैसे ओराइजा ग्रैनुलाटा, इसका तो इजी है, G फॉर ग्रैनुलाटा एंड इसका जीनोम भी है GG। नाउ लेट्स कम टू सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन। सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन का कॉन्सेप्ट वाविलोव ने दिया था। इनिशियली 8 मेन सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन क्या है? जहाँ से कोई क्रॉप ऑरिजिन किया हो, ग्रो किया हो, दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ऑरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन, तो ये वह एरिया है जहाँ क्रॉप प्लांट्स अपने वाइल्ड स्पीसीज से ग्रो किए हैं एंड at that place the plants show great diversity. Secondary center of origin, plants इस एरिया से ओरिजिनेट नहीं किए होते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में दे शो कंसिडरेबल डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स, बहुत सारी डाइवर्सिटी रहती है, इसलिए इसे सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन कहा जाता है। लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन, इसका मतलब है कि कोई करेक्टर अगर किसी एक स्पीसीज में फाउंड होता है तो वो रिलेटेड स्पीसीज में भी वो करेक्टर प्रेजेंट रहेगा। सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, इट इज़ द रीजन जहाँ पे मैक्सिमम वेरिएबिलिटी प्रेजेंट रहेगी क्रॉप प्लांट्स की। तो सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी टोटल 12 रीजन्स है। माइक्रो सेंटर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में
कुछ छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं जहाँ ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स अवेलेबल रहता है, उसे माइक्रो सेंटर्स ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं. नाउ लेट्स कम टू द जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन. जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन दो टाइप से होता है. एक होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू. जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन मतलब है जर्म प्लाज्म को बचाना, उसे कंजर्व करना, ताकि जेनेटिक इरोजन से जर्म प्लाज्म इरेडिकेट ना हो जाए. इन सीटू में नेचुरल हैबिटेट में कंजर्वेशन होता है, जैसे कि नेचुरल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, जीन सैंक्चुरीज. वेराज एक्स सीटू में अवे फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट्स में कंजर्वेशन होगा, जैसे कि सीड जीन बैंक्स, फील्ड जीन बैंक्स, शूट टिप जीन बैंक्स, सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक्स, डीएनए जीन बैंक्स. सीड जीन बैंक्स में सीड्स का कंजर्वेशन होता है. फील्ड जीन बैंक्स में प्लांट्स को फील्ड पे कंजर्व किया जाता है. शूट टिप जीन बैंक्स में शूट टिप का कंजर्वेशन. सेल एंड ऑर्गन जीन बैंक्स में सेल्स एंड ऑर्गन्स का, एंड डीएनए जीन बैंक्स में डीएनए का कंजर्वेशन होगा. नाउ सीड बैंक क्लासिफिकेशंस जो है वो 3 ग्रुप्स में क्लासिफाइड होते हैं. फर्स्ट वन इज बेस कलेक्शन, सेकेंड वन इज एक्टिव कलेक्शन एंड द थर्ड वन इज वर्किंग कलेक्शन. तो इसमें एक्टिव कलेक्शन हो गया, जिसके बारे में हम पहले से डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिव कलेक्शन आखिर होता क्या है. बेस कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन और वर्किंग कलेक्शन के बारे में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ताकि हमें याद रहे, बिकॉज एग्जाम्स में ये बहुत आते हैं. जर्म प्लाज्म के जो सारे एक्सेशंस रहेंगे, दैट ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द बेस कलेक्शन. बेस कलेक्शन को स्टोर किया जाता है -20 डिग्री सेल्सियस में. सीड मॉइस्चर परसेंटेज 5% होना चाहिए, एंड इसको डिस्ट्रीब्यूट तभी किया जाएगा जब रीजेनरेशन की ज़रूरत होगी. इसमें जर्मिनेशन टेस्ट किया जाता है एवरी 5 to 10 ईयर्स में, और अगर किसी एक्सेशन का जर्मिनेशन 95% से कम हो जाता है तो फिर से उसे रीजेनरेट किया जाता है. बेस कलेक्शन लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ 100 ईयर्स और 20 to 30 ईयर्स. एक्टिव कलेक्शन, एक्टिव कलेक्शन को यूज़ किया जाता है इवैल्यूएशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेशंस. मतलब एक्सेशंस को चेक करना कि उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, एक्सेशंस को मल्टीप्लाई करना, उसके नंबर्स को इंक्रीज़ करना, और एक्सेशंस को फिर फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करना. एक्टिव कलेक्शन में स्टोरेज बिलो 15 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड नियरली 0 डिग्री सेल्सियस पे मोस्टली स्टोर किया जाता है. एंड सीड मॉइस्चर इज़ 5%, एंड मीडियम स्टोरेज है, मीडियम टर्म के लिए रखा जाता है, दैट इज़ 10 से 15 साल. एंड इसको मेंटेन कैसे किया जाएगा, देन जो सीड्स प्रेजेंट हैं उसी को मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो इस तरह एक्टिव कलेक्शन मेंटेन रहता है. वर्किंग कलेक्शंस, वर्किंग कलेक्शंस जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं. दे आर एक्टिवली यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स, क्योंकि ये जो है ये ब्रीडर्स खुद अपने पास मेंटेन करके रखते हैं. इसके स्टोरेज के लिए 15 डिग्री से कम टेम्परेचर रखना चाहिए, एंड सीड मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 10% रहेगा. एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज, दैट इज़ 3 से 5 साल तक के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं. याद करने की बात ये है कि बेस कलेक्शन को स्टोर किया जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस पे, एक्टिव कलेक्शन को नियर 0 डिग्री सेल्सियस, एंड वर्किंग कलेक्शन को बिलो 15 डिग्री सेल्सियस. 20, 0, 15. सीड मॉइस्चर एक्टिव और बेस दोनों में सेम है, दैट इज़ 5%, वेराज वर्किंग कलेक्शन में 10% है. नाउ स्टोरेज, बेस कलेक्शन जो है वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए है. एक्टिव कलेक्शन 10 से 15 साल, एंड वर्किंग कलेक्शन 3 से 5 साल. बेस कलेक्शन 100 साल, 20 से 30 साल. एक्टिव कलेक्शन ओनली 10 से 15 साल, एंड वर्किंग कलेक्शन 3 से 5 साल.
Now let's come to the important facts. What is world collection? जब हमने जर्म प्लाज्म कलेक्शन लार्ज स्केल पे किया है, जो कि इतना बड़ा है कि उसमें वर्ल्ड के सारे एक्सेशंस प्रेजेंट हो, तो उसे वर्ल्ड कलेक्शन कहेंगे. कोर कलेक्शन, a set of minimum number of accessions that together represent the genetic diversity of the concerned crop and its wild relatives. मतलब ये एक सबसेट है बेस कलेक्शन का. इसमें उन एक्सेशंस को रखा जाता है जो कि टोटल जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सके किसी भी क्रॉप का, तो दैट इज कोर कलेक्शन. डिस्क्रिप्टर्स क्या है? कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि किसी पॉपुलेशन या एक्सेशन को डिस्क्राइब कर सके, उसके लिए एक्सक्लूसिव हो, उसे डिस्क्रिप्टर्स कहते हैं. प्री ब्रीडिंग, किसी भी अनअडैप्टेड मटेरियल्स जो है उनसे कैरेक्टर ट्रांसफ़र करना इज़ नॉट ईजी. तो अनअडैप्टेड मटेरियल को किसी लाइन से क्रॉस करके एक इंटरमीडिएट सेट बनाया जाता है और उसी इंटरमीडिएट मटेरियल से ब्रीडर्स जो कैरेक्टर्स अनअडैप्टेड मटेरियल से लाना चाहते हैं उनको यूज़ करते हैं न्यू वैरायटीज़ बनाने के लिए. दिस प्रोसेस, ये पूरा जो काम है, इसे प्री ब्रीडिंग कहते हैं. इसमें क्या होता है, अनअडैप्टेड मटेरियल जो है उसे किसी लाइन से क्रॉस करो एंड देन जो इसका जो क्रॉसिंग प्रोडक्ट आएगा दैट वुड बी द इंटरमीडिएट सेट, उससे फिर नई वैरायटीज़ डेवलप करो. दैट इज़ प्री ब्रीडिंग. Now let's go through the different terms which were coined by or proposed by different eminent personalities. The first one is gene pool. Gene pool जो term है वो डॉब्सनस्काई ने दिया है, लेकिन gene pool concept जो है वो हार्लन एंड वेट ने दिया. जर्म प्लाज्म वीजमैन ने दिया. कोर कलेक्शन फ्रैंकल ने. माइक्रोसेंटर हार्लन ने. लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन वैविलोव ने. एंड रिकैल्सिट्रेंट एंड ऑर्थोडॉक्स सीड्स जो है ये रॉबर्ट्स ने क्लासीफाई किया था. कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स और उनके सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन ये एग्जाम्स में बहुत आएंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा. द फर्स्ट वन इज़ राइस. राइस का इंडो बर्मा रीजन है. वीट का साउथ वेस्ट एशिया है. मेज़ का मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका है. शुगर केन का न्यूजीनिया है. चिकपी का अफ़गानिस्तान या पर्सिया या टर्की रीजन, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आए तो उसे टिक करना है. पिजन पी का अफ्रीका है. कॉटन का इंडिया. पोटैटो पेरू. ग्राउंडनट ब्राज़ील एंड टी एंड सोयाबीन का चाइना है. सोयाबीन में जो स्पेलिंग है वो SOYBEAN होता है, ना कि SOYA होता है, तो लोग अक्सर ये मिस्टेक करते हैं. ये नहीं करना चाहिए, छोटी सी बात थी इसलिए इन्फॉर्म कर दिया.